हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अब सब ठीक होंगे। आप लोगों का दिल से स्वागत है मेरे चैनल खौफनाक सन्नाटा में। मैं भावना लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर के बीच एक सुनसान जंगल ने रात में अपनी काली घनी चादर ओढ़ रखी थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। रात का सन्नाटा उस रात को और भी डरावना बना रहा था और समीर अकेला उस जंगल को पार करने में लगा था। वो काफी घबराया हुआ था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मुसीबत में हो। इस जंगल के बारे में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो ये जंगल उसे अपने वश में कर लेता है और वो इस जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। समीर ये सारी बातें जानता था, फिर भी वो रुक नहीं रहा था और तेजी से आगे बढ़ रहा था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस वजह से समीर को सब कुछ जानते हुए भी यहाँ आना पड़ा। जंगल के आखिरी छोर पर एक झरना बह रहा था। झरने को पार करते ही नेपाल का बॉर्डर शुरू हो गया था। थोड़ी दूरी पर लकड़ी से बना पुराना घर था। घर के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था वशीकरण बाबा। गांव के लोगों का कहना था कि उस घर में कुछ अजीब है। वहाँ ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो घर में रहने वाले वशीकरण बाबा के मंत्रों की ताकत से इस दुनिया में आ गई है और इस जंगल को अपने वश में कर लिया है। धीरे धीरे लोगों का दिन के समय भी यहाँ आना बंद हो गया था। 26 साल का समीर अब उस घर के सामने खड़ा था, उसे हाँफ रहा था। उस घर के दरवाजे पर एक जादुई निशान था, ठीक वैसा ही जैसा तंत्र मंत्र की किताबों पर होता है। समीर ने घबराते हुए दरवाज़ा खोला और उसने देखा कि एक बहुत ही डरावना सा बाबा वहाँ कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नज़र एकदम से समीर पर पड़ी। समीर बाबा को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अब बाबा ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे। वो और भी ज़्यादा डरावने लग रहे थे, लेकिन समीर जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा करे बगैर वो वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आज से 5 साल पहले समीर की शादी को 6 साल पूरे हो गए थे और वो अपनी बीवी प्रभा से बहुत प्यार करता था। लेकिन कुछ दिनों से प्रभा के बदले रवैये के कारण समीर को उस पर शक होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि प्रभा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, जिस कारण दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती थी। और एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि तलाक की नौबत आ गई और प्रभा समीर को छोड़कर अपनी सहेली के घर रहने लगी। समीर प्रभा पे शक करते करते पागल सा हो गया था। उसके दिमाग से प्रभा का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। सोते जागते वो सिर्फ प्रभा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन वो बस से ट्रैवल कर रहा था तो उसकी नज़र सीट पर लगे एक स्टिकर पर गई जिस पर लिखा था अपने खोए प्यार को दोबारा वापस पाने का रास्ता, और नीचे एक पता लिखा हुआ था। समीर अब उसी पते पर पहुंच चुका था, वशीकरण बाबा के पास। बाबा के मंत्रों की आवाज़ अब धीमी हो गई थी और अब अंदर एक गहरा सन्नाटा था। बाबा ने समीर की तरफ देखे बिना उसके आने का कारण पूछा। समीर ने बाबा को सारी बात बताई। बाबा ने समीर की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे एक लाल रंग का कपड़ा दिया और कहा, इस लाल रंग के कपड़े को रोज रात को धारण करके प्रभा की फोटो को देखकर मंत्र पढ़ना है। बाबा ने समीर को एक कागज़ का टुकड़ा दिया जिस पर वो मंत्र लिखा था। समीर ने बाबा को पैसे देने चाहे पर बाबा ने पैसे लेने से मना कर दिया। वो इस बारे में अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। समीर ने अपने कदम तेज़ी से बढ़ाए। वो जितनी तेज़ी से चलता उसके कदम
उतने ही धीमे धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। समीर घबराया डरा हुआ अपने घर पहुंचा और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसने पर्स से प्रभा की फ़ोटो निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहना और मंत्रों का उच्चारण करने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे काले साए ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। समीर ने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाई और ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में सब पहले जैसा हो गया। समीर रोज़ ऐसा करने लगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए, पर प्रभा वापस नहीं आई। समीर ने फिर से बाबा के पास जाकर उनसे बात करने की सोची। बाबा के घर पहुंचकर उसने बताया कि प्रभा अभी तक उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और समीर के गले में एक लाल धागा देखा जो उसके वशीकरण की शक्ति को कम कर रहा था। समीर ने वो धागा तुरंत उतार दिया। बाबा ने कहा, अगर वो प्रभा को किसी भी तरह इस घर में ला सके तो प्रभा उसकी हो जाएगी। ये बात सुनकर समीर काफ़ी खुश हुआ और खुशी खुशी घर जाने लगा। आज भी उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, जैसे कोई उसे देख रहा है। पर समीर प्रभा से बहुत प्यार करता था और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगले दिन समीर ने प्रभा को कॉल किया और माफ़ी मांगने के बहाने उसे जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। प्रभा ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर मान गई। दोनों आज काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे थे। बात करते करते समीर प्रभा को बाबा के घर के पास ले आया। जैसे ही प्रभा घर के दरवाजे के पास आई, उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने समीर को तुरंत वहाँ से चलने को कहा, लेकिन समीर ज़बरदस्ती उसे घर के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही प्रभा को देखा, उसने समीर को बाहर जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे बीत गए, लेकिन दरवाज़ा अभी तक बंद था। अब समीर को काफ़ी घबराहट होने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। समीर ने जैसे ही अंदर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर प्रभा बेहोश पड़ी थी और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। वो बाबा प्रभा के शरीर पर तरह तरह के निशान बना रहा था, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि प्रभा के चारों तरफ काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने समीर से कहा, अब प्रभा वही करेगी जो समीर उसे करने को कहेगा, लेकिन अब इसके बदले उसे काले साए की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। समीर को कुछ समझ नहीं आया। उसने प्रभा को वहाँ से चलने को कहा तो प्रभा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज़्यादा कुछ भी नहीं लग रही थी और समीर के पास जाने लगी। समीर प्रभा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह से दंग रह गया। उसने बाबा से गुस्से में कहा, प्रभा को पहले की तरह बना दो। लेकिन तभी उस काले साए ने समीर को ज़ोरदार चांटा मारा और काला साया बाबा में समा गया। बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया था। आंखें एकदम लाल हो गई और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बाबा ने भयानक आवाज़ में बोला, इसकी आत्मा पूरी तरह से शैतान के पास है और वो अब आज़ाद हो चुका है और तू अब उसका गुलाम बन चुका है। प्रभा वही करेगी जो तू चाहता है और तुझे वही करना पड़ेगा जो वो चाहता है। ये सब बातें सुनकर समीर काफ़ी डर गया था। वो वहाँ से भागा, पर वो उस जंगल से निकल नहीं पाया। वो जहाँ भी जाता, कुछ देर बाद वो उस घर के पास ही आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उस जंगल में कैद होकर रह गया। 2 महीने बाद उस जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि समीर और प्रभा की थी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी।
ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।